अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो सबसे पहले बच्चों हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हुक्स लॉ हमने पढ़ा था। ठीक है कि हुक क्या था? एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने ही नाम के साथ इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा होता हुक्स लॉ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि हुक्स लॉ को डिफ़ाइन किया था। ठीक है, जिसमें वो कहता है कि किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट में रहते हुए, ठीक है, यानी कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि जितनी कोई बॉडी कोई फोर्स बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि फोर्स बर्दाश्त करने की लिमिट को क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। ठीक है, हम किसी बॉडी पे उतनी फोर्स लगाएं जितनी वो बर्दाश्त कर सकती है, तो उसमें क्या होता है कि फोर्स किसके डायरेक्टली, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? स्ट्रेन की। यानी कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए हम किसी बॉडी पे जितनी फोर्स लगाएंगे उसमें उतनी ही चेंजिंग्स पैदा होंगी। ठीक है, या तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, या उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कोई ना कोई चेंजिंग ज़रूर आएंगी। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेन के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेस क्या होती है? किसी भी बॉडी पे लगाई जाने वाली फोर्स। ठीक है, जैसे प्रेशर होती है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए किसी भी बॉडी पे जो हम फोर्स लगाते हैं वो उस बॉडी में पैदा होने वाली चेंजेस की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्ट्रेन क्या होता है? जो बॉडी में चेंजिंग्स पैदा होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग की लेंथ क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो ये जो लेंथ चेंज हुई है ये क्या होता है? स्ट्रेन होता है। ठीक है, जो बॉडी में चेंजिंग्स आती हैं इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसकी लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी हुई है कि जो हमने जो फोर्स लगानी है बॉडी पे वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के लगानी है। ठीक है, यानी कि उतनी फोर्स लगानी है जितनी कोई बॉडी फोर्स बर्दाश्त कर सकती हो। अगर उस फोर्स से हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा? जो बॉडी में चेंजिंग्स आ रही हैं वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। ठीक है, मींस के जैसे ही हम फोर्स लगाना बंद करेंगे तो बॉडी क्या होगी? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगी। या तो उसकी शेप क्या होगी? परमानेंटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर क्या होगा? मटेरियल ही ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने डिफ़ाइन किया था इलास्टिक लिमिट का। मैंने आपको बता ही दिया कि किसी जो बॉडी की जो फोर्स बर्दाश्त करने की जो लिमिट होती है ना, कि कोई बॉडी कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकती है, उस लिमिट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। और इस लिमिट के अंदर रहते हुए हम किसी बॉडी पे जितनी फोर्स लगाएंगे उसमें उतनी ज़्यादा चेंजिंग्स पैदा होंगी। कम फोर्स लगाएंगे कम लेंथ चेंज होगी, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा लेंथ चेंज होगी। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट ये था कि हम जैसे ही हम फोर्स लगाना बंद करेंगे तो बॉडी क्या होगी? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इलास्टिक लिमिट की एक प्रॉपर्टी है कि हम जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे या फोर्स लगाना बंद कर देंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप, साइज़ या लेंथ में वापस आ जाएगी। ठीक है, अब इलास्टिक लिमिट के बाद अगर हम क्या, अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हम फोर्स लगा दें फिर क्या होगा? फिर कौन सा रीजन होगा? डिफॉर्मेशन रीजन। ठीक है, उस रीजन में क्या होता है कि हम जैसे फोर्स किसी बॉडी की लिमिट से ज़्यादा लगा देते हैं तो बॉडी की शेप या तो परमानेंटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर मटेरियली क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस रीजन के अंदर यानी कि डीफॉर्मेशन रीजन के अंदर जब हम फोर्स लगाना बंद करेंगे तो बॉडी कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन या अपनी असली शक्ल में वापस नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा रीजन होता है? डीफॉर्मेशन। डीफॉर्मेशन का मतलब क्या आता है कि टूट फूट का शिकार हो जाएगा मटेरियल। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर हम क्या क्या करते हैं? किसी बॉडी के ऊपर उसकी बर्दाश्त करने की सलाहियत से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? मटेरियल या तो टूट जाता है या फिर उसकी पहले वाली शक्ल नहीं रहती। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन रीजन। फिर इसी रीजन से रिलेटेड हमने यानी कि इलास्टिक रीजन और डिफॉर्मेशन रीजन से रिलेटेड हमने ग्राफ बनाया था। ठीक है, तो हमने देखा था कि जहाँ तक हम किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट में रहते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है।
ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि जितनी हम फोर्स लगा रहे हैं उतनी चेंजिंग पैदा हो रही है। हम जैसे ही इलास्टिक लिमिट से बाहर जाते हैं तो ग्राफ भी क्या हो जाता है, अचानक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। उसका मतलब क्या होता है कि बॉडी की जो शेप है वो परमानेंटली चेंज हो गई है, या फिर जो मटेरियल है वो हमारा टूट चुका है। ठीक है। अब उसकी जो लेंथ या शेप या साइज़ पहले वाला नहीं रहेगा। हम चाहे फोर्स हम लगाने बंद भी कर दें तो जो बॉडी है वो अपनी असली हालत में वापस नहीं आएगी डिफॉर्मेशन रीजन के अंदर। ठीक है। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस के बारे में हमने पढ़ना। तो यंग भी एक साइंटिस्ट था। ठीक है। उसने अपने ही नाम से इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले इसकी हम सिंबल देखते हैं कि यंग्स मॉडुलस को शो कैसे करते हैं। ठीक है। इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका सिंबल है कैपिटल वाई। ठीक है। कैपिटल वाई से यंग्स मॉडुलस को डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब देखें यंग्स मॉडुलस में वो क्या कहता है कि जो रेशियो होती है, किसकी रेशियो, स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है। रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन is called Young's modulus। यंग्स मॉडुलस। ठीक है बच्चों। ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है कि रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस क्या होती है और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है। देखें बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है। ये एक स्प्रिंग है। इसकी जो लेंथ है, ये वाली इसकी क्या है, लेंथ है, और वो क्या है, एल नॉट। ठीक है बच्चों, एल नॉट इसकी लेंथ है। जब हमने इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाई, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, ओरिजिनल अपनी शेप में है, तो इसकी लेंथ क्या है, एल नॉट। तो इधर मैं लिख देता हूँ कि एल नॉट क्या है हमारे पास, ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ भी इसको बोलते हैं, ओरिजिनल लेंथ। अब हमने क्या करना है कि स्प्रिंग के साथ कोई मैस अटैच कर देना या कोई वेट अटैच कर देना, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। यानी कि ये शेप बन जाएगी स्प्रिंग की जब हम इस पर कोई वेट अटैच करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब देखें इसकी लेंथ क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो जो चेंज लेंथ है वो उसको हम डिनोट करते हैं एल से। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एल क्या है, चेंज इन लेंथ, या फाइनल लेंथ बोल दें इसको, फाइनल लेंथ। यानी कि जो फोर्स लगाने के बाद वाली जो लेंथ है वो क्या है, एल है। ठीक है। अब व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है। देखें बच्चों, जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी उसी तरह की एक रेशियो है। मींस जो टेंसाइल स्ट्रेन होती है ये किसके इक्वल होती है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बच्चों। अब देखिए चेंज इन लेंथ क्या होता है, हम चेंज को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है। डेल्टा से हम क्या करते हैं, चेंज डिनोट करते हैं। चेंज इन लेंथ वो किसके इक्वल होगा। अब देखें बच्चे, जैसे हम चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं,
हम कैसे लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। अब फाइनल लेंथ कौन सी है, ये वाली एल, यानी कि जब हमने किसी स्प्रिंग के साथ कोई मैस अटैच किया तो उसकी ये वाली लेंथ चेंज हो गई थी। ये वाली फाइनल लेंथ है और ये वाली इनिशियल लेंथ है, ठीक है, फोर्स लगाने से पहले वाली लेंथ। तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। चेंज इन लेंथ क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। फाइनल लेंथ क्या है एल, और ओरिजिनल लेंथ क्या है यानी कि फोर्स लगाने से पहले वाली एल नॉट। एल माइनस एल नॉट ये क्या है, चेंज इन लेंथ है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन के अंदर। तो बच्चों चेंज इन लेंथ क्या है, डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एल से। जैसे हमने अभी किया था कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसको हम किससे नोट करते हैं, डेल्टा एल से। ओवर ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या थी, एल नॉट, ठीक है बच्चों। तो ये टेंसाइल स्ट्रेन की इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है जी बच्चों, तो स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो जैसे हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। मींस स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या होती है, स्ट्रेस बोलते हैं। अब फोर्स को हम किससे लिखते हैं, एफ से, और एरिया क्या होता है, ए, ठीक है बच्चों। अब हम इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन को हम क्या देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और स्ट्रेस क्या इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब हम फार्मूला लिखते हैं यंग्स मॉडुलस का, ठीक है, फार्मूला लिखते हैं। यंग्स मॉडुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। सो ये होता है रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। तो देखें बच्चे हमारे पास दोनों चीज़ों की वैल्यूज़ हैं, स्ट्रेस की भी वैल्यू है एंड स्ट्रेन की भी। ये वाली स्ट्रेस की वैल्यू है और ये वाली स्ट्रेन की वैल्यू, ये वाली जो है ये स्ट्रेन की वैल्यू है एंड ये वाली स्ट्रेस की वैल्यू है, ठीक है। तो सिंपली क्या कर दें, इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई टेंसाइल स्ट्रेन की क्या वैल्यू है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हम यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, डेल एल ओवर एल नॉट, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या है, ओवर का ओवर है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इनकी पोजीशन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। जो टर्म ऊपर है ये वाली नीचे आ जाएगी, और जो टर्म नीचे है ये ऊपर चली जाएगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाई एल नॉट ओवर डेल्टा एल, ठीक है, ये एल नॉट है। अब देखिए क्या किया हमने, ये वाली जो टर्म है ये वाली, इसको ऊपर क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, और इनकी पोजीशंस क्या कर दी हैं, रिप्लेस कर दी हैं। एल नॉट ऊपर चला गया और डेल एल ये क्या आ गया, नीचे आ गया। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दें, एफ़ को एल नॉट से और ए को डेल एल से, तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो एफ़ मल्टीप्लाई बाई एल नॉट क्या आएगा, एफ़ एल नॉट डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई होगा डेल एल से, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई डेल एल, ठीक है बच्चों। तो ये क्या किसकी इक्वेशन है, ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है ये यंग्स मॉडुलस की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें से आपने बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जैसे ये वाली हमने निकाल ली थी स्ट्रेस की वैल्यू। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, वो क्या है, डेल ओवर एल नॉट। डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ, ठीक है, यानी कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, फोर्स लगाने से पहले वाली लेंथ और फोर्स लगाने वाली
फोर्स लगाने के बाद वाली जो लेंथ उनको क्या कर देना, माइनस कर देना, तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, ये जो यंग्स मॉडल्स का फार्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, यहाँ पे सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, डेल एल ओवर एल नॉट, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, अब ये ओवर का ओवर है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि एफ ओवर ए हमने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय ये एल नॉट अब ऊपर चला जाएगा और डेल एल नीचे आ जाएगा, तो ये हमने इसको पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एफ मल्टीप्लाई होगा किससे, एल के साथ, और ए मल्टीप्लाई होगा डेल एल के साथ, ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, एफ मल्टीप्लाई बाय एल नॉट एंड ए मल्टीप्लाई बाय डेल एल। तो ये किसकी इक्वेशन है, यंग्स मॉडुलस की इक्वेशन है। अब हम इसका ऐसा यूनिट देखते हैं बच्चे, हम इसके फार्मूले की मदद से ही हम इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई एल नॉट डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई चेंज इन लेंथ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये जो डेल्टा सिंपल है किसको शो करता है, चेंज को शो करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में जो चेंज होता है वो हम किससे शो करते हैं, डेल्टा से चेंज करते हैं। ठीक है, इसको प्रोनाउन क्या करना है आपने, डेल्टा, ये प्रोनाउंसिएशन है इसकी। ठीक है, और डेल्टा किस लिए यूज़ होता है, किसी भी क्वांटिटी में चेंज को शो करने के लिए। अब देखें, अब हम यंग्स मॉडुलस का ऐसा यूनिट लिखते हैं। हमें पता है जो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, यानी कि उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, यानी कि एल का यूनिट क्या होता है, मीटर। ठीक है, और उसको हम किससे शो करते हैं, एम से। ठीक है बच्चों, और उसके बाद कौन सी टर्म है इसमें, एरिया। अब एरिया में कितनी चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। ठीक है, अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट भी क्या होता है, मीटर, मल्टीप्लाई बाय विथ का यूनिट भी क्या होता है, मीटर। तो एम मल्टीप्लाई बाय एम, ये किसके इक्वल आएगा, एम का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एरिया का क्या क्या यूनिट होगा, एम का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ का यूनिट भी मीटर और विथ का यूनिट भी मीटर, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर का स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ये फोर्स यहाँ पे हमने एन लिख दिया। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो हमने लेंथ की जगह पे मीटर लिख दिया, डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर। उसके बाद लेंथ, ये दोबारा फिर लेंथ आ गया, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है बच्चों, तो देखें ये मीटर इस मीटर से कैंसिल हो गया। ठीक है, जो बच गया उसको बाकी लिख दें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये यंग्स मॉडुलस का क्या है, ऐसा यूनिट है। ठीक है बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो बच्चों बहुत ही इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार करें, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।